हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाय ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट के कुछ पोर्शंस किए थे, स्टार्टिंग बेसिक कर लिया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि कैसे हमने डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद माइनर और कोफैक्टर्स हमने कर लिए थे, ठीक है। तो उसके ये जो मेन पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स में हमने किए थे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। और अगर आपने वो मेरा कल वाला पोर्शन नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं। और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे जो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरे वीडियो लास्ट अब तक के जो आपके चैप्टर नंबर 3 तक का पोर्शन सारा जो हमने कवर किया है पीछे, वो सारे वीडियोस उसमें लगे हुए हैं। तो सीरियल वाइज देखते जाइएगा, आपको समझ में आएंगे, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज जो है वो है डिटरमिनेंट की, और इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट निकालने थे वो आपको मैंने बता दिए थे कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है sin 10 cos 20, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अपने आप से लगाना है, फिर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट भी माइनस में ही आएगी तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा cos 10 sin 80। तो ये बन चुका है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आइडेंटिटी थी 11th में, sin a प्लस b और sin a प्लस b sin 90 डिग्री, यानी कि 1 होता है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिटरमिनेंट को सोल्व करना है इसी को। तो ये है कैसे, इसमें फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b और -1, इन दोनों का सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जैसे अगर मान लीजिए log a b टू द बेस a है तो इसको आप बोलेंगे log b बाय log a, ठीक है, log b अपॉन log a। सो इसको मैं बोल दूंगा log b बाय log a। और ऐसे ही यही रूल इस पे लगेगा, तो जो सिंपली जैसे b ऊपर है तो ये ऊपर आएगा, a नीचे है तो नीचे आएगा, वही यहाँ पे है। तो log a ऊपर आएगा और b नीचे है तो नीचे की साइड आएगा, और -1 एज इट इज। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्ट इज 1 -1 दैट इज 0। तो आंसर इज 0। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है ये, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर ये भी हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स वैनिशेस। वैनिश मतलब भी 0 होता है और सिंगुलर का मतलब भी डिटरमिनेंट 0 होता है। तो शुरू करते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो a मैट्रिक्स है सपोज ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ a हम निकालते हैं। तो 1 1 x -2 2 -2 3 1 3। तो शुरू करते हैं डिटरमिनेंट करना, देखते हैं आपकी कल की प्रैक्टिस कितनी है, आप कितना समझ पाएंगे। 1 एच डी 3 2 6 +2, फिर ये -2 है तो इसका साइन चेंज करने के लिए कहा था कल वाले वीडियो में मैंने, तो माइनस ये हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 - x। आप एक काम कीजिएगा, आप वीडियो को एक बार थोड़ी देर के रोक के और आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, बाद में मैच कर लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा आपको कल वाला वीडियो कितना समझ में आ चुका है। +3 इंटू -2 2x, तो और ये हमारा वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 8 + 6 -2x -6 6x। तो 6 से 6 तो मैं कैंसिल ही कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 - 8x। ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आपको गिवन है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज गिवन टू बी सिंगुलर, सो determinant of a will be 0, so it is 8 - 8x is equal to 0, so this implies 8x is equal to x8 and x is equal to 1। next question आपका है write the minors and cofactor of each element of the first column of the matrix and evaluate the determinant। तो आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं फर्स्ट कॉलम के, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के। तो आपको इसमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं फर्स्ट कॉलम ओनली फॉर फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये और ये, यानी कि एलिमेंट्स होंगे आपके पास A11 A21 एंड A31। इनके माइनर पूछे हैं, जो कहा है वैसे करेंगे, अगर सबके गए तो सबके निकालेंगे, हम फिलहाल इन 3 के पूछे तो 3 के ही निकालेंगे, ठीक है। तो A11 का जो माइनर होगा, माइनर ऑफ A11 क्या होगा, M11 होगा ना,
तो M11 होगा, तो इसमें देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम याद कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, क्या आएगा AB² माइनस AC², देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आ जाएगा AB² माइनस AC², तो फर्स्ट माइनर आ चुका है। सिमिलरली A21 का जो माइनर आएगा वो आएगा M21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था इसमें, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, हटाना है, तो A² माइनस BC², A² माइनस B और ये C²। सिमिलरली माइनर ऑफ A31 क्या होगा, M31, ये वाला M31 हो जाएगा, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम CA² माइनस CB², CA² माइनस CB²। तो ये तो आ गया आपके माइनर इसके आपके फर्स्ट कॉलम के। अब कहें कोफैक्टर्स, तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कोफैक्टर के बारे में बताया था, माइनर के बाद सिर्फ प्लस माइनस का ही होता है और कुछ नहीं है। सो A11 क्या होगा, A11 होगा -1 पावर I प्लस J M11, दैट इज 1+1, तो ये पॉजिटिव रहेगा और M11 ऐसे कैसा, तो ये सेम आएगा, तो फर्स्ट माइनर और फर्स्ट कोफैक्टर सेम रहेगा। फिर आते हैं सेकंड कोफैक्टर, सेकंड कोफैक्टर जो हमें चाहिए वो है A21 के लिए, सो ये आ जाएगा -1 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और M21 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब नेगेटिव होता है आप जानते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -A² माइनस BC²। फिर आएगा A31 -1 पावर 3 + 1 यानी कि 4, और M31 ये पॉजिटिव होता है, -1 पावर 4 पॉजिटिव रहेगा, तो एच रहेगा CA² माइनस CB²। तो ये तो हो गया आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगर सबके गए हैं तो सबके निकाल लेंगे, फिलहाल मुझे फर्स्ट कॉलम के कहे थे इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट कॉलम के मैंने निकाल दिए हैं। अब हमें बात करनी है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 AB² माइनस AC² माइनस AB माइनस AC प्लस BC C माइनस B। आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। AB² माइनस AC² माइनस A²B माइनस A²C प्लस BC² माइनस B²C। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट, जब हम डिटर्मिनेंट निकाला था, कल हमने किया था, उसमें आपने एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे कोई भी एक रो पे चलिए या किसी भी एक कॉलम पे चलिए, तो आपने देखा था कि जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 के साथ मैंने जो बाद में 2 के साथ जो अभी भी किया है थोड़ी देर पहले भी, ये मैंने इसकी ये लिखी थी वैल्यूज, आप देखा होगा दिस माइनस दिस किया था, है ना। तो ये क्या था, ये था आपका कोफैक्टर्स, माइनर कह लिया कोफैक्टर कह, लेकिन कोफैक्टर कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने क्या लिखा था, हमने ये एलिमेंट लिया था और उसके साथ जो यहाँ पे मैंने लिखा था ये 0 - 20, इस टाइप से हमने किया था, जैसे उसमें भी ऐसा प्रोसेस था। तो ये हम जो करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, फिर उसके बाद -3 माइनस +3, क्योंकि साइन चेंज करना होता है, तो +3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -42 - 4, और इसी तरह से +5 हो जाएगा 30 - 0। तो ये आपका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, फिलहाल मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लिया है, तो मैंने कहा था कहीं से भी कर सकते हैं, फिलहाल ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग है। तो आपने एक चीज समझनी है, देखिए ये एलिमेंट जो था ये था A11, ठीक है, A11 था। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है ना, देखिए ध्यान से, ये है आपका कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर A11 है ये, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये जो है यहाँ पे A11 के साथ कोफैक्टर ऑफ A11 आया है। ऐसे ही एक जो यहाँ पे 3 था ना, ये 3, तो ये क्या था, A12 था, माइनस का हो गया, तो माइनस था, तो माइनस प्लस हो गया, क्योंकि कोफैक्टर जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव ये 3 था और नेगेटिव ही कोफैक्टर था, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली A12 कोफैक्टर है। जब आप इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे पता लग जाएगा आपको, जो A12 जो कोफैक्टर है वो यही आएगा, माइनस साथ में आएगा, तो माइनस हमने प्लस कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी, 3 भी माइनस का था और 3 ये कोफैक्टर था, तो प्लस हो गया था इसलिए, ठीक है। प्लस ये देखिए ध्यान से क्या है, 5 यानी कौन सा एलिमेंट है, 1 3, और यहाँ पे जो पार्ट है फिर से सिमिलरली ये भी 1 3 का जो है कोफैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझनी है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज A11 प्लस A12
प्लस A13 यानी कि एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स कोफैक्टर प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स कोफैक्टर अकॉर्डिंग टू रो का हो या अकॉर्डिंग टू कॉलम को। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग है तो भी वैल्यू सेम आएगी, मैंने पिछले वीडियो में करके भी दिखाया था कि वैल्यू सेम ही आएगी कॉलम के अकॉर्डिंग भी। तो फर्स्ट कॉलम की अगर बात करें तो A11 के साथ A11 आएगा, फिर A21 आएगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो है वो A21 होता है, तो उसके साथ उसका कोफैक्टर आ जाएगा और थर्ड एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर आ जाएगा, दैट इज 3 1, इसका भी 3 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी रो पे चलिए, किसी भी कॉलम पे चलिए, वैल्यू जो आएगी आपको सिंपली क्या करना है, डिटरमिनेंट जो होता है एक्चुअली क्या होता है, एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी रो पे या किसी भी एक कॉलम पे, किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम, मिक्स नहीं करना है, मैं कल भी बता दिया था। तो उनको ऐड करने से जो रिजल्ट आता है उसी का नाम ही डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट जो है, एक बात और आपकी अब इससे प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है कि यहाँ पे जब हम एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है डिटरमिनेंट, वो चाहे रो पे हो या कॉलम पे हो, सेकंड रो थर्ड रो किसी में भी हो सकता है, सेम आएगा आंसर। बट क्या, अगर एलिमेंट मैंने ये ले लिया और कोफैक्टर मैंने इस सेकंड का ले लिया, सेकंड रो का, यानी कि एलिमेंट तो मैंने फर्स्ट रो के ले लिए और साथ में कोफैक्टर उसके नहीं लिए, कोफैक्टर मैंने सेकंड रो के ले लिए या कोफैक्टर थर्ड रो के ले लिए, या फिर मैंने एलिमेंट तो ले लिया, ये जो बाहर वाले एलिमेंट है देख सकते हैं, या तो मैंने एलिमेंट तो ले लिया फर्स्ट कॉलम का और कोफैक्टर मैंने सेकंड का यूज कर लिया साथ में, वही फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, मतलब सिंपल। बट A11 के साथ, मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, A11 के साथ मैंने A21 ले लिया, यानी कि एलिमेंट तो ये है और कोफैक्टर मैंने इसका ले लिया, प्लस A12 के साथ मैंने कोफैक्टर 22 ले लिया, A13 के साथ मैंने कोफैक्टर A23 ले लिया, मतलब कहने का एलिमेंट ये कोफैक्टर इसका, एलिमेंट ये कोफैक्टर इसका, एलिमेंट ये कोफैक्टर इसका, इसी तरह से एलिमेंट ये और कोफैक्टर इसका लेते हैं, प्लस एलिमेंट ये कोफैक्टर इसका लेते हैं, प्लस एलिमेंट ये कोफैक्टर इसका लेते हैं अगर आप, तो रिजल्ट ऑलवेज 0 ही आएगा। तो दिस इज ऑलवेज 0, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक ही नहीं है, हर किसी के लिए चलेगा। अगर ये वैल्यू सेम चल रही है, जैसा ए के साथ है वही बड़े ए के साथ है, छोटे ए बड़े ए के साथ सेम वैल्यू है, तब तक तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा, ठीक है, रो हो चाहे कॉलम हो। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ये है, A11 के साथ थर्ड रो का कोफैक्टर यूज किया गया है। यहाँ पे वेरीफाई करना है कि फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो का फर्स्ट कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का लेकिन थर्ड रो का सेकंड कोफैक्टर, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 0 आएगा। अभी मैंने बताया था, प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर चाहिए, नहीं तो A31 मैं निकाल लेता हूँ। A31 होगा -1 पावर 3 + 1 यानी कि 4, तो 3 1 समझ सकते हैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है तो इसको मल्टीप्लाई माइनस ये, तो ये आ जाएगा -12 -0, तो यानी कि -12 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A32 देखते हैं तो क्या आता है, -1 पावर 5, 32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 2 जा 8 -30, 8 -30, वैसे तो आएगा -22 लेकिन बाहर माइनस है तो वो +22 बना देगा। A33 की बात करते हैं तो 2 -1 पावर 6 हो जाएगा, और इसको A33 की बात कर रहे हैं तो इसको 0 -+18, सो इट इज +18, ठीक है। तो अब आपके सामने ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स आ चुके हैं, तो हमने एलिमेंट लेना फर्स्ट रो का और कोफैक्टर लेना थर्ड रो का, तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। अभी मैंने कहा भी था, और प्रूव करते हैं इसको, देखते हैं कैसे। A11 क्या था आपका 2 और कोफैक्टर आया था आपका -12 थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का, ठीक है ना, 3 1। A12 आपका है -3 और इसका कोफैक्टर आया है 22, ये 13 आपका 5 था और कोफैक्टर आया आपका 18, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या आती है, देखते हैं, चेक करते हैं। -24 -66 प्लस कितना हो गया टोटल 90, तो देखिए जरा, ये -24 -66 दैट इज -90 और +90 एज इट इज, रिजल्ट इज 0। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ भी कर दिया मैंने कि अगर आप एलिमेंट किसी एक रो का लेते हैं और कोफैक्टर किसी अलग रो के लेते हैं, सेकंड के ले लो या थर्ड के ले, तो हमेशा
जीरो ही आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं उसको किसी भी नंबर से, यानी कि हर एलिमेंट को करना पड़ता है, पता है आपको, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल टू आएगा उस नंबर की रेज टू द पावर ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट की। यानी कि देखिए ये आपके पास एग्जांपल लिया मैंने, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, आप देख सकते हैं 2x2 ऑर्डर है ये। तो अगर आप उसको k कोई भी कांस्टेंट है, k का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो k यहाँ पे कोई भी नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है a को, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल टू आएगा k स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से है, ऑर्डर 2x2 है तो 2 हो जाएगा, अगर 3x3 ऑर्डर है तो k क्यूब हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये है आपकी इसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। अब हम करते हैं, देखते हैं कैसे आता है, वेरीफाई करते हैं इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ a का डिटर्मिनेंट आएगा 4 - 6 यानी कि -2, देख सकते हैं -2 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ka फाइंड करता हूँ पहले। ka का मतलब होता है k से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, ये k हो जाएगा, ये 2k, ये 3k और ये 4k हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट करते हैं तो ka का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, 4k स्क्वायर, ध्यान रखें ऊपर से नीचे आएगा फर्स्ट टर्म हमेशा, -6k स्क्वायर दैट इज -2k स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो हमें चाहिए थी वो हमारी आ चुकी है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये जरूरी नहीं 2x2 है, 3x3 पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा 3x3 ऑर्डर पे भी सेम रूल लगेगा। अब बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड में क्या करते हैं, k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a से, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये है राइट हैंड साइड। तो k स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ a -2 था, तो आप देख सकते हैं -2k स्क्वायर ही आया है। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 दोनों इक्वल है, और इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपका रूल अप्लाई होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास जैसे ऑर्डर के हिसाब से है, ऑर्डर अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर आपकी ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे k जो भी नंबर है उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते, k की जगह मान लीजिए 3 है, तो उस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो इक्वल टू 3 का क्यूब बन जाएगा। क्योंकि मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ तो 3 का क्यूब बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर वही है और उसकी पावर में ऑर्डर को करना पड़ेगा, दैट इज 3, ओनली 3। 3x3 मतलब 9 मत कर देना, 3 ही बोला जाएगा वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने समझाया है, उसी का एक एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, सेम उसी पे बेस्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, इसका ऑर्डर 3x3 है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो 27 टाइम डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा वो। यानी कि वही बात आती है, मैंने आपको बताया था जो नंबर है दैट इज k दैट इज 3 है, और उसकी पावर में मैंने कहा था n आएगा। n का मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है ना, तो 3 आएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 27 होता है ना, तो ये वही आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास k a और इसका डिटरमिनेंट होता है k रेज़ टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। याद रखिएगा वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 3a निकालते हैं। 3a का मतलब होता है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12 करते हैं इसको सॉल्व। तो देख सकते हैं आप 3 एज इट इज 36 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 0 आएगा, 0 के साथ सारा ही 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी जो भी आएगा सारा ही 0, प्लस 3 0 माइनस 0 ये भी 0। तो आप देख सकते हैं 108 आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट आया है, मैंने इसका सीधा डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे भी मैट्रिक्स नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी डिटरमिनेंट में ही चेंज कर दूंगा। अब ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 108। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a क्या था। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, जरा देखते हैं जरा। 1 और 4 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 0 के साथ जो भी आएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 के साथ जो आएगा वो आएगा 0, तो इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, बाकी सारा 0 हो चुका है, तो ये 4 बचेगा। अब मुझे शो करना है 27 टाइम, तो 27 टाइम डिटरमिनेंट क्या होगा, 27 इंटू 4, और आप सॉल्व कीजिए तो आएगा ऑटोमेटिकली 108। सो हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो है दैट इज ऑल्सो 108 एंड लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 108 थी।
तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। तो ये आपको फॉर्मूला रटना है, याद रखना है। रटना क्या है, वेरीफाई करवा भी दिया मैं 2 क्वेश्चन के थ्रू कि k इंटू ए जब करते हैं तो इज इक्वल टू होता है k रेज़ टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी कि जो सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे वो जो आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा से इंडिपेंडेंट मतलब कहने का इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें थीटा नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे थीटा जाएगा कहाँ, तो मैं बता देता हूँ थीटा कहाँ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसमें जो थीटा है वो आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो 1 बन जाता है, आपको पता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू को, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं पे बन जाएगा, कहीं ना कहीं पे, या फिर कहीं वैसे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस करके। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। वो है 4.1 जो है बेसिक बातें जो डिटरमिनेंट की थी। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जहां से क्वेश्चन पक्का आता है, जहां से क्वेश्चन पक्का आता है, 6 मार्क्स में आता है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे है, उसमें क्या है। वो सारे की सारे एक्सरसाइज स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट की, तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, जो हमने कल और आज में किया है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, ध्यान रखिए डिटरमिनेंट तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2/2 या 3/3 ही रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो आप अगर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/2 का एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे ही 3/3 के लिए भी सेम रूल होगा। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, आपका मैट्रिक्स है मान लीजिए 1 2 3 4, तो उसका डिटरमिनेंट आप निकालते हैं तो 4 - 6 आया, दैट इज -2 आया। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ट्रांसपोज करने से आएगा, ट्रांसपोज आप जानते हैं 1 2 फर्स्ट रो है तो 1 2 फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो 3 4 है तो सेकंड कॉलम 3 4 हो जाएगी। और तो ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा फिर से देखिए 4 - 6 ही आएगा, पहले इसको इससे माइनस इसको इससे, so it is also -2। तो आप देख सकते हैं जैसे यही सेम 3/3 पे भी रूल लगेगा। तो मतलब कहने का सिंपल है, अगर ट्रांसपोज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वो सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है इफ 2 रो और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, इफ 2 रो और 2 कॉलम आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। कब? अगर आप 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। पिछली जो प्रॉपर्टी तो उसमें था रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, दैट इज ट्रांसपोज बोलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट रो जो है वो सेकंड रो की जगह कर दीजिए और सेकंड रो को उठा के फर्स्ट रो की जगह कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। डिटरमिनेंट जो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी उसकी वैल्यू, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ए मैट्रिक्स से आपको अभी एग्जांपल लिया था तो इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल भी लिया था, तो 4 - 6 आया था -2। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ रो को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी, तो रो को इंटरचेंज कर देता हूँ मैं, तो सेकंड रो को फर्स्ट रो बना देता हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड रो, ठीक है, इंटरचेंज कर रहा हूँ रो को। तो 3 4 ऊपर आ जाएगा, 3 4 नीचे था, सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं R1 इंटरचेंज R2, ये सिंबल है इसका। अगर रो को इंटरचेंज करते हैं ना तो इसको ऐसे लिखते हैं R1 इंटरचेंज R2, यानी कि एरो का मतलब होता है वहाँ से वहाँ पे जाना, तो ये वहाँ चला गया, वो उसकी जगह वो आ गया, तो ये होता है इसका सिंबल। तो अब देखेंगे डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखिए जरा 3 2 6 -4, ठीक है, यानी कि +2। आप समझ गए होंगे जो डिटरमिनेंट है, देखिए जरा ध्यान से, उसका साइन चेंज हो चुका है, पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो चुकी है। ऐसे ही अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही रो कॉलम पे रूल लगेगा। अगर आप कॉलम को भी इंटरचेंज करते हैं तो भी सेम रूल अप्लाई होगा कि साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर 2 रो और 2 कॉलम्स जो है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम सेम, यानी कि 1 2 3 से 1 2 3 ही सेकंड पे, या कॉलम वाइज भी ऐसे ही 1 2 3 साइड या 1 2 3 साइड है सेम, तो या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, ठीक है, चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3, सब पे सेम रूल है। तो अगर वो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं, तो उनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। देखिए कैसे, एक मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए 1 2 1 2, देख सकते हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो में भी 1 2 है, सेकंड रो में भी 1 2 है। ये आप 3/3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, तो आप इसका डिटरमिनेंट देखिए क्या आता है, तो ये आएगा 2 - 2 दैट इज 0। देख सकते हैं 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉलम वाइज आइडेंटिकल है तो भी 0 ही आएगा, चाहे वो 3x3 हो तो भी ऐसे ही। मान लीजिए जैसे कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, मान लीजिए ऐसा है। जरूरी नहीं कि कंटिन्यू वाली हो, कि फर्स्ट और सेकंड ही आइडेंटिकल हो, फर्स्ट और थर्ड भी हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम भी हो सकते हैं आइडेंटिकल, तो उससे कोई फर्क नहीं। 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, जरा मैं करके दिखाई देता हूँ इसको। ये आएगा देखिए 1 5 3 15 -12 -2, और ये आ जाएगा 12 - 6 + 3, और ये हो जाएगा 8 - 5। तो इसको सोल्व करते हैं तो 3, और ये हो जाएगा 6 2 12, और यहाँ पे हो जाएगा 9। सो 12 - 12 दैट इज 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल थी, तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा यहाँ पे, मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास कोई भी एक रो या एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, अगर एक रो या एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, मल्टीपल तो आप समझते होंगे ना कि सेम मल्टीप्लाई में रेशियो सेम है जैसे, तो भी डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। मतलब सिंपल सा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 1 2 3 था ना, तो 1 2 3 तो है ही है 0, है ना। अगर यहाँ पे 1 का ट्रिपल है, 2 का भी ट्रिपल है, और 3 का भी ट्रिपल है, मतलब ये 1 का 3 टाइम, ये 2 का 3 टाइम, ये 3 का 3 टाइम। तो अगर ऐसा है, मतलब समझ गए ना, रेशियो सेम है, एक दूसरे का मल्टीपल है। ये थर्ड रो जो है वो फर्स्ट रो की मल्टीपल है, तो इस केस में भी जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस केस में भी डिटरमिनेंट 0 होता है। कब? जब एक रो दूसरे कॉलम के एक रो दूसरे रो के एलिमेंट्स का मल्टीपल हो, या एक कॉलम दूसरे कॉलम के एलिमेंट का मल्टीपल हो, चाहे वो आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते हैं, तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है नेक्स्ट। इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हर एलिमेंट को एक किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम फैक्टर से, कोई भी 1 या 2 3 4 किसी से भी आप किसी भी रो को या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो डिटरमिनेंट जो पहले आ रहा था अपना मल्टीप्लाई करने से पहले, तो डिटरमिनेंट जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, कोई भी हर एलिमेंट किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सेम फैक्टर से, सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पूरी रो को या किसी भी पूरे कॉलम को, तो जो डिटरमिनेंट है दैट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। जो डिटरमिनेंट है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इसको 3x3 से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आप ये सोचोगे 2x2 से ही क्यों करवा रहे हैं, 3x3 से कर लेते हैं एक बार। तो 3x3 से करते हैं, तो आपके पास देखिए पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज 1। अब मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा। 1 - 10 + 2 × 0 - 20 + 3 × 0 - 4 दैट इज इक्वल टू -9 और -40 एंड -12 दैट इज, इसका रिजल्ट आ जाएगा -61। तो डिटरमिनेंट आ चुका है -61। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सिंबल लिखने का तरीका ये होता है, R1 ऑपरेशन लगाया, R1 ऑपरेशन लगाया किस पे, 2 टाइम R1। ठीक है, R1 को 2 टाइम कर दिया। सो ये हो जाएगा 2 - 4 6 0 1 5 4 2 1। सॉल्व करते हैं इसको, जरा देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 2 1 - 10 +4 हो जाएगा 0 - 20 और +6 हो जाएगा 0 - 4। ये हो जाएगा -80 -80 -24, सो इट इज 8 4 12। ठीक है, और 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12। तो रिजल्ट आपका आ चुका है -122। तो रिजल्ट आपका आ चुका है -122। अब देखिए जरा आपने क्या किया था, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो जो पहले डिटरमिनेंट आ रहा था
और अब में जो डिटरमिनेंट आया है बाद में वो क्या फ़र्क है देखा, 2 टाइम हो गया ना उसका, ये यानी कि क्या है -61 जो था उसको 2 टाइम करेंगे तो यही तो आएगा। तो आपने क्या देखा, जो पहले वाला डिटरमिनेंट था वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया जिससे हमने किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। ये है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज मैंने आज कवर कर ली है। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में बता दिया था कि थोड़ा बहुत पोर्शन हम कल कवर करेंगे, आज हमने कर लिया है। 3 प्रॉपर्टीज और रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनको आप कह सकते हैं कि मोस्टली पार्ट उन्हीं पे डिपेंड करता है, मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं के से ही डिपेंड है कि उन जो हमने नेक्स्ट करेंगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज, फिर हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।